dear students, good morning to everyone. Welcome back to another video tutorial from Biology World. लास्ट लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन के बारे में पढ़ा था। दोहरा निषेचन हमने इस परिघटना को इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया दो बार हुआ करती थी। एक बार हम फिर से पिछले क्लास में जो हमने आपको दो समीकरण दिया था उस इक्वेशन को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपका पिछला क्लास रिवीजन हो जाए और फिर आप आगे आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उस दोनों समीकरण को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको हमने बताया था कि दोनों समीकरण आपको अनिवार्य रूप से याद रखनी है क्योंकि इस दोनों इक्वेशन पर आधारित ढेर सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार पिछले समीकरण को। आपको याद हो हमने बताया था कि जब परागकण अंकुरित होते हैं तो दो नरिग्मक अवमुक्त होते हैं। उसमें से हमने आपको बताया था एक नरिग्मक और जो भ्रूणकोश का मादा युग्मक होता है यानी कि अन्य कोशिका, ये दोनों आपस में संलयित होता है। और फिर दूसरा जो निषेचन होता है उसमें भाग लेता है एक नरिग्मक। इसके अलावा केंद्रीय कोशिका भाग लेते हैं और ये केंद्रीय कोशिका के बारे में आपने पढ़ा था। यह भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसमें दो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें ध्रुवीय केंद्रक की संख्या 2 होती है। आइए एक बार हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस तरह का डायग्राम हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ऊपर 3 कोशिका हुआ करती थी, इसका हमने बोला था एंटीपोडल कोशिका, और फिर नीचे से 2 सिनर्जिड कोशिका और इसके अलावा एक अंड कोशिका होती थी। बीच में एक सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसे हम लोग केंद्रीय कोशिका कहते हैं और इस केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो पराग नलिका से होते हुए जो 2 नरिग्मक आते हैं वो दोनों नरिग्मक में से एक पहुंचता है अंड कोशिका के पास और दूसरा पहुंचता है केंद्रीय कोशिका के पास। तो आइए, एक नरिग्मक और एक अंड कोशिका। अब देखिए ये दोनों अगुणित कोशिका हैं और आपने पढ़ा है समांतर निषेचन की प्रक्रिया में अगुणित कोशिका ही भाग लेती है। तो यहाँ पर दोनों ये अगुणित कोशिका आपस में संलयन करेंगे और यह प्रक्रिया कहलाएगी निषेचन। हमने आपको बताया निषेचन के ठीक बाद एक द्विगुणित अवस्था बनती है जिसे हम लोग कहते हैं युग्मनज या फिर जायगोट। युग्मनज या फिर जायगोट। और उसके बाद नरिग्मक जो होता है केंद्रीय कोशिका के साथ जो संलयन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है। त्रिसंलयन क्यों होता है, यहाँ पर देखिए जब ये दोनों कोशिका आपस में संलयन करती है तो केवल और केवल 2 केंद्रक ही आपस में फ्यूज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर केंद्रीय कोशिका के 2 केंद्रक और एक नरिग्मक के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं तब यहाँ पर 3 केंद्रक आपस में संलयित होते हैं। तो इसलिए यह प्रक्रिया कहलाती है त्रिसंलयन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नरिग्मक का केंद्रक होगा और 2 इसका होगा। इसलिए जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो 3 केंद्रक आपस में संलयन होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। और ये प्रक्रिया आपको कहला गई निषेचन। यहाँ पर फर्स्ट टाइम निषेचन और यहाँ पर सेकेंड टाइम निषेचन। अब इस निषेचन के ठीक बाद जो संरचना बनती है वह संरचना त्रिगुणित होती है जिसे हम लोग भ्रूणकोश या फिर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका प्लॉडी एन यानी कि अगुणित, इसका भी प्लॉडी एन यानी कि अगुणित। लेकिन जब ये दोनों आपस में निषेचन कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं तो फिर बाद में जो संरचना बनती है वह बन जाती है जायगोट और जायगोट का प्लॉडी 2n। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जायगोट का प्लॉडी क्या होता है, जायगोट क्या होते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो आपको यहाँ से जवाब देना है द्विगुणित। आइए अब देखिए नरिग्मक ये भी अगुणित होगा यानी कि इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। इसके पास 2 केंद्रक है
यदि इसके पास 2 केंद्रक है तो हम इसे लिख सकते हैं n+n यानी कि 2n। अब देखिए ये जब ये तीनों केंद्रक आपस में संलयन करेगा तो प्रक्रिया कहलाएगी त्रिसंलयन, और जो रिजल्टेंट में जो संरचना बनती है वह त्रिगुणित होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है, यानी कि 3n सेट में होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा भ्रूणपोष। आइए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो जायगोट बना है ये जायगोट फिर आगे समसूत्री विभाजन के माध्यम से विभाजित होता है, और विभाजन के पश्चात ये भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रायो का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है भ्रूणोद्भव। प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस। जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव। एक बार फिर से समझिए, इस इक्वेशन के माध्यम से यहाँ पर जितने सारे भी बायोलॉजिकल टर्म हैं इन सारे टर्म को आप डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे? तो देखते हैं हम लोग यहाँ से। नरयुग्मक एवं मादा युग्मक यानी कि नरयुग्मक और अंडयुग्मक दोनों के आपस में संलयन की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहेंगे। निषेचन के ठीक बाद जायगोट बनता है जिसका प्लॉडी 2n होता है, और जायगोट से समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भ्रूणोद्भव। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी राइज हो सकता है कि बताइए भ्रूणोद्भव के दौरान कोशिका विभाजन की कौन सी प्रक्रिया होगी? तो वह आपका हो जाएगा समसूत्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जायगोट तब तक भ्रूण के रूप में विकसित होना प्रारंभ नहीं करता है जब तक कि भ्रूणपोष की थोड़ी सी भी मात्रा न बन जाए। इसका संधि विच्छेद कीजिए। भ्रूण प्लस पोष, नाम से स्पष्ट है, भ्रूण को पोषण देने का काम जो संरचना करती है उसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विकासशील भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है तो जवाब आना चाहिए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का काम होता है कि विकासशील भ्रूण को पोषण दे। ध्यान रखिएगा इस बात को। जायगोट से भ्रूण बनेगा लेकिन इस प्रक्रिया में भ्रूणपोष पोषण देने का काम करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है कि भ्रूण के विकसित होने में, भ्रूण के मैच्योर होने में भ्रूणपोष की संपूर्ण मात्रा खर्च हो जाए, या हो सकता है कि कुछ मात्रा बची रह जाए। चूंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं परागन के बाद वाली होने वाली घटना, तो परागन जब हो जाता है तो उसके पश्चात बीजाणु से बीज बनते हैं, अंडाशय से फल बनते हैं, अंडाशय की दीवार से फल वृद्धि बनती है। तो यहाँ पर लास्ट प्रक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ से, तो यदि हमने आपको क्या बताया स्टेटमेंट को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एक भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने में भ्रूणपोष की संपूर्ण मात्रा खर्च हो जाए या फिर कुछ बची रह जाए। यदि किसी बीज में एक छोटा सा भ्रूण होता है और उसी भ्रूण से एक नए पौधे का विकास होता है। हम लोग किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों में बीज बोते हैं। तो बीज में आखिर ऐसा कौन सा कारक होता है, ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसके माध्यम से एक नए पौधे का विकास होता है? तो उस बीज में होता है भ्रूण होता है। उसमें क्या होता है? भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है। तो हो सकता है कि भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष की संपूर्ण मात्रा खर्च हो जाए या कुछ बची रह जाए। यदि किसी बीज के भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष की संपूर्ण मात्रा खर्च हो जाए, एक बार फिर से सुनिएगा। हमने बोला यदि किसी बीज के भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष की संपूर्ण मात्रा खर्च हो जाए तो वैसे बीज में भ्रूणपोष की मात्रा नहीं रहेगी, तो ऐसे बीज को हम लोग कहेंगे अभ्रूणपोषी बीज। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी बीज। ध्यान रखिएगा इस बात को, अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, दिस इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, अब देखिए हमने आपको 2 कंडीशन यहाँ से बताया। यहाँ पर पहला कंडीशन में हमने क्या देखा? फर्स्ट कंडीशन में देखा कि भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष की सारी मात्रा खर्च हो गई। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, भ्रूण के विकसित होने के बाद भी भ्रूणपोष की कुछ मात्रा या थोड़ी बहुत मात्रा बची रह जाती है। तो वैसे भी जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। सेकेंड कंडीशन यहाँ से
भ्रूणपोषी बीज किसे कहेंगे? वैसे बीज जिसमें भ्रूणकोश उपस्थित हो उसे हम लोग कहेंगे भ्रूणपोषी बीज, यानी कि इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड तो स्पष्ट है। यहाँ से आपको यहाँ से पूछना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार के बीज इंडोस्पर्मिक होंगे यानी कि भ्रूणपोषी होंगे और किस प्रकार के बीज अभ्रूणपोषी होंगे। तो ध्यान रखना है आपको एक बात, मैक्सिमम अधिकांशतः वैसे बीज जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, वैसे बीज जो एक बीजपत्री बीज होते हैं वो क्या होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। और जो द्विबीजपत्री होते हैं जैसे कि दाल हो गया, जितने सारे भी दाल हो गए, तिलहन वाले पादप हो गए, इन सभी पादपों के बीज जो होते हैं अभ्रूणपोषी होते हैं, अर्थात उसमें भ्रूणपोष की मात्रा नहीं होती है। तो हम यहाँ से इस दोनों के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अभ्रूणपोषी बीज के एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा जितने भी एक बीजपत्री बीज हो गए, मैक्सिमम आपको अनाज जितने सारे भी हो जाएंगे सारे आपको आ जाएंगे। सॉरी, इसमें आपका उल्टा हमने बोल दिया। अभ्रूणपोषी में आपको आ जाएगा द्विबीजपत्री और भ्रूणपोषी में आपको आ जाएगा एक बीजपत्री। देखिए हम लोग पहले इसका एग्जांपल देखते हैं भ्रूणपोषी का। आखिर वैसे कौन कौन से बीज हैं जिसमें भ्रूणपोष बचे रह जाते हैं? तो इसमें जितने सारे भी आपको अनाज आ जाएंगे, जैसे कि आपका गेहूं हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा आपका, इसके अलावा जो नारियल है वह हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे एक बीजपत्री बीज हैं, ठीक है। तो आपने एक बीजपत्री पौधे की पहचान करना 11th क्लास में पढ़ा होगा। हम लोग समांतर पत्ती के शिराविन्यास के माध्यम से, वेनेसन के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि कौन सा पादप एक बीजपत्री है और कौन सा पादप द्विबीजपत्री है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिकावत हो, रेटिकुलेट हो, तो ऐसे पौधों के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो द्विबीजपत्री होते हैं। लेकिन आपने केला में देखा होगा, इसके अलावा नारियल में देखा होगा, जितने भी घास किस्म के बीज होते हैं या पादप होते हैं, उन सभी पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनमें पत्तियों का जो शिराविन्यास होता है वो समांतर क्रम में होता है। वो क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। तो ऐसे पौधों के जो बीज होंगे वो एक बीजपत्री होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ हो, चावल हो, नारियल हो, ये सारे के सारे एक बीजपत्री हैं। तो एक बीजपत्री है, इसका मतलब है ये क्या होंगे? भ्रूणपोषी बीज होंगे। इन बीजों में क्या होंगे? भ्रूणपोष पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और वैसे बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे कि जितने सारे भी आपको दाल हो गए, चाहे मटर हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे द्विबीजपत्री पौधे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका एग्जाम्पल आपको आ जाएगा। दाल में आप मटर ले लीजिए, चना ले लीजिए, ठीक है, और इसके अलावा मूंगफली, ये सारे के सारे हो जाएंगे, सोयाबीन हो जाएगा। ये सारे आपको जो हो जाते हैं ये अभ्रूणपोषी होते हैं। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह की चीज़ पूछे जाते हैं। 4 बीज दे देगा आपको और आपको एक छांटने के लिए बोलेगा, बताइए इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो भिन्न है। तो उसमें एक ऐसा संभावना बनता है कि 3 भ्रूणपोषी होंगे और एक अभ्रूणपोषी होंगे, या फिर 3 अभ्रूणपोषी होंगे और एक भ्रूणपोषी होंगे। तो वहाँ पर आपको इसके आधार पर छांटना होगा, तो ध्यान रखिएगा। आइए हम एक बार फिर से इसको रिविजन करते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा? प्रथम बार में जब निषेचन होती है तो द्विवृत्त अवस्था जायगोट बनता है और जायगोट के बाद भ्रूण बनता है। फिर जब दूसरा बार निषेचन होता है तो उसके ठीक बाद भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष का काम होता है भ्रूण को, विकासशील भ्रूण को पोषण देना। यदि हो सकता है कि भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष की संपूर्ण मात्रा खर्च हो जाए, और यदि खर्च हो जाए तो ऐसे बीज को हम लोग कहेंगे अभ्रूणपोषी बीज, और यदि कुछ बचे रह जाए तो वैसे बीज को हम लोग कहेंगे भ्रूणपोषी बीज। पहले वाले को अभ्रूणपोषी, दूसरे वाले को भ्रूणपोषी। अब देखिए अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज, इस दोनों का एक एक नाम और भी है। इसको हम लोग कहते हैं नन एल्बुमिनस सीड, नन एल्बुमिनस बीज, और इसे हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस। ध्यान रखिएगा ये दोनों के एक एक नाम है और भी। इसे आप लोग कहते हो एल्बुमिनस और इसे हम लोग कहते हैं नन एल्बुमिनस।
ये आपका हो जाता है नॉन एल्बुमिनस और ये आपका हो जाता है एल्बुमिनस। आप तो एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी हो सकता है, आपको भ्रूणपोषी न दे करके एल्बुमिनस दे दे, तो आपको उसमें ध्यान रखनी होगी कि आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों एक ही चीज़ है। अब आइए एक चीज़ हम आपको और बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब दूसरी बार निषेचन की प्रक्रिया होती है तो शुरुआत में इन दोनों कोशिकाओं के 3 केंद्रक आपस में फ्यूज करते हैं, यानी कि N प्लस N इस तरह से संयोजन होता है। तो इस तीनों के संयोग से बनता है 3N। अब जो शुरुआती अवस्था में जो नया केंद्रक बनेगा उसे हम लोग कहते हैं पेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेन। इसका मतलब हुआ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यदि आप इसे हिंदी में जानना चाहें, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये जो कोशिका बनाएगा उस कोशिका को हम लोग कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, यानी कि PEC। PEC का मतलब हो गया प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष या भ्रूणपोषीय कोशिका। ध्यान रखिए दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे लिख सकते हो, इसे आप पेन डाउन कर सकते हो। इसके लिए आप ये नहीं सोचिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं और नोट्स नहीं बन रहा है। यहाँ पर नोट्स आपका सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाकर लिख सकते हो। ओके, अब देखिए इस सारे प्रक्रिया को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपको यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताइए दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो जब आपको वर्णन करने के लिए बोलेगा तो आप इस संपूर्ण परिघटना का वर्णन करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक्स बेहद ही पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से देखा जाए, भ्रूणपोषी बीज वैसे बीज होंगे जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होंगे, और अभ्रूणपोषी बीज वैसे बीज होंगे जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होंगे। और भ्रूणपोषी बीज को हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं, और भ्रूणपोषी बीज को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बुमिनस सीड कहते हैं, यानी कि इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इस तरह से आपने देखा कि भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, एक बार फिर से सुने, भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। वैसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होंगे उसे हम लोग कहेंगे भ्रूणपोषी बीज या फिर एल्बुमिनस सीड, या अंग्रेजी में बोले तो इंडोस्पर्मिक सीड। और यदि वैसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होंगे उसे हम लोग कहेंगे अभ्रूणपोषी बीज, यानी कि नॉन एल्बुमिनस बीज या फिर नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अभ्रूणपोषी बीज के एग्जाम्पल में सामान्यतः द्विबीजपत्री बीज आते हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गए, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया। ये सारे के सारे अभ्रूणपोषी बीज के एग्जाम्पल हैं। और भ्रूणपोषी बीज के एग्जाम्पल में एक बीजपत्री बीज आता है, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया। इसके अलावा फिर आपको जितने सारे भी अनाज हो जाते हैं वो हो जाएंगे, चावल हो जाएंगे। ये सारे के सारे भ्रूणपोषी बीज हो गए। नारियल के बारे में समानता एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नारियल का जो हम लोग सफ़ेद भाग खाते हैं वह क्या है? नारियल का जो हम लोग सफ़ेद भाग खाते हैं वह कुछ भी नहीं, वह उस बीज का बचा हुआ भ्रूणपोष है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नारियल में भ्रूण बनने के बाद भी सफ़ेद भाग जो होता है उसका भ्रूणपोष बचा हुआ रह जाता है, भ्रूण विकसित होने के बाद भी। यदि आपसे पूछा जाए नारियल का जो सफ़ेद भाग होता है वह कौन सी संरचना होती है, तो वह होता है आपका भ्रूणपोष होता है, इंडोस्पर्म होता है। यदि आपसे पूछा जाए सफ़ेद भाग भ्रूणपोष में भी किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है, तो वह होता है आपका भ्रूणपोषीय कोशिका होता है, वह कोशिकीय भ्रूणपोष है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कच्चे नारियल का जो पानी होता है वह क्या होता है,
वो होते हैं आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होते हैं। वहाँ पर उस पानी में जो न्यूक्लियस होते हैं वो मुक्त स्टेज में होते हैं, फ्री स्टेज में होते हैं, इसलिए उसे हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ से आपको ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे कमीशन में भी सवाल पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मायने रखता है। हम उम्मीद करते हैं इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, अब आपका ये जो सेकेंड चैप्टर है लगभग समाप्त होने की कगार पर है। 1 या 2 वीडियो आपका और इसमें आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग किसी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।